सिंपल सा लो है, किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो दो रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला रीजन टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना और दूसरा रीजन स्पेस के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। और आपको पता है कि रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलेगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल, जिससे इंटर करेगा वो हमेशा लो पोटेंशियल। मतलब कोई भी चीज घूम रही हो, चाहे वो रोड घूम रही हो, चाहे साइकिल वाला टायर घूम रहा हो, चाहे मेटल की डिस्क घूम रही हो, सबका मालिक एक, कौन? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो पिछले क्लास में हमने लेंज लॉ पढ़ा था और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस वगैरह किए थे। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर। देखो लेंज लॉ क्या था? लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है। किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको बताने के लिए हम लेंज लॉ यूज करते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है या इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक कॉइल है, उसके पास में मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हो, तो नॉर्थ पोल पास जाएगा तो ये जो कॉइल है इसका इधर वाला जो फेस है वो इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा। कैसे अपोजिशन करेगा? इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और नॉर्थ पोल डेवलप होने के लिए जरूरी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन करने के लिए कॉइल का इधर वाला जो फेस है वो साउथ पोल बन जाएगा और इसको वापस खींचेगा। साउथ पोल बनने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो वो इससे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंज लॉ। ठीक है, सिंपल सा लॉ है। किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना और इसके अकॉर्डिंग हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी है। इसके अलावा आपको एक चीज और बताई थी, आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बताया था जो किसी भी कंडक्टिंग रोड के लिए हम अप्लाई करते हैं। कोई भी कंडक्टिंग रोड हो, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हो, ये सपोज करो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टिंग रोड को मूव कर रहे हो। मान लो ये अपनी कंडक्टिंग रोड है और इसको आप इधर लेके जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो ऐसे। फिर फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो और थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखो। तो मिडिल फिंगर आपको ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है तो फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड रखेंगे। कंडक्टर का मोशन उधर हो रहा है तो आपको थंब को उधर रखना है कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर जा रही है ऊपर, इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी इसके अंदर, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना है। एक चीज और याद रखो कि इस रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलते हुए दिखाई देगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल माना जाएगा और जिससे करंट एंटर करता हुआ दिखाई देगा वो हमेशा लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल माना जाएगा। हाई मतलब पॉजिटिव, लो मतलब नेगेटिव, है ना, ऐसे हमने बताया है यहाँ पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे इसके ऊपर और ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज। यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 centimeter with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity 8 centimeter per second in a positive x direction in an environment containing a magnetic field in the positive z direction। तो पहले इतनी बात का मतलब समझते हैं एक बार, क्वेश्चन बड़ा सारा है तो पहले इतने पोर्शन का मतलब समझते हैं। ये बोल रहे ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर शेप का अपने पास में लूप है और उसकी साइड क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर बता रखी है। विद इट साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि उस लूप को किस तरीके से रखा गया है? तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो वो जो लूप है स्क्वायर लूप वो कुछ इस तरीके से रखा गया है कि उसकी जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स है इसकी, ये एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये दोनों एक्सिस, ये दोनों साइड्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों साइड्स वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसकी साइड्स कितनी बता रखी है? 12 सेंटीमीटर के बराबर। 12 सेंटीमीटर साइड का ये कोई स्क्वायर लूप है यहाँ पे।
और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर होगी तो इसको इधर लेके जा रहे हैं। और स्पीड क्या बता रखी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी स्पीड हो गई 8 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट यूज करते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा यूनिट में इसको चेंज कर लिया। फिर इसने क्या बोला, इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट के सिंबल से बता देते हैं। किसके सिंबल से बता रहे हैं, यहाँ पे डॉट के सिंबल से हम उस मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। सपोज करो, है ना, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो डॉट का मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इतनी कहानी समझ में आई क्या? ये किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। मतलब ना तो टाइम के साथ में कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड और ना ही स्पेस के साथ में कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है, ना तो जगह के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, बराबर है, और ना ही टाइम के साथ में यूनिफॉर्म है। मतलब टाइम के साथ में भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड और जगह के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। इसने आगे बोला है फिर it has a gradient of 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर along the negative x direction। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ में चेंज होती है ना तो उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है, और कोई भी चीज अगर टाइम के साथ में चेंज होती है तो उसके लिए रेट वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब है कि 10⁻³ टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा पर सेंटीमीटर, यानी कि जैसे जैसे हम इधर आएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा along the negative x डायरेक्शन। अच्छा, नेगेटिव x डायरेक्शन में अगर जाओगे इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव बता रखी है। यहाँ पे अगर माइनस का सिंबल होता ना तो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब है कि कोई चीज कम हो रही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है कोई चीज बढ़ रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इधर जाने पे नेगेटिव x डायरेक्शन में जाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस ग्रेडियंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब मैं इसको लिख देता हूं मैथमेटिकली, इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, dB/dx। ये है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। dB/dx का मतलब समझ में आया क्या? x के साथ में अगर आप इस नेगेटिव x डायरेक्शन में जाओगे तो आपके चलने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा, तो वो होगा 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर चेंज हो रहा होगा। तो उसको dB/dx लिखना पड़ेगा। dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड और dx मतलब डिस्टेंस, है ना, इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। इसको भी थोड़ा चेंज करो ऐसा यूनिट्स में, 10⁻³ टेस्ला और पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² मीटर लिखना पड़ेगा। तो बताओ क्या आएगा सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर आ गया, है ना। चलो ठीक है, फिर एक और चीज इसने दी है, एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि dB/dt आपको दे रखा है, ये चेंज हो रहा है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। इस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ में भी ये चेंज होता जा रहा है। और चेंज कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग मतलब टाइम के साथ में कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो टाइम के साथ में धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और साथ में इधर अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर। तो हम किधर जा रहे हैं, हम तो इधर जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लिखा है, इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ दिस अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे ना तो इस हिसाब से मतलब 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इधर जा रहे हो आप तो उल्टा, अगर इधर कोई चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब इधर क्या हो रही होगी, घटती जा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आई क्या? अगर कोई चीज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में घट रही होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जिस डायरेक्शन में लूप मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इसको कम होता हुआ, यानी कि डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है।
तो यहाँ पे दो ऐसे रीजन आपको समझ में आए हैं जिनकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला रीजन मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ में डिक्रीज होना, और दूसरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस के साथ में, डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज होना। आप तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो टाइम के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और इधर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही कारण ऐसे हैं जिससे यहाँ पे लूप को एक घटता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स याद है ना फॉर्मूला, फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। वैसे थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। कैसे? इस लूप का एरिया वेक्टर किधर आएगा? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हुआ, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया बी इंटू ए मतलब एरिया ऑफ द लूप। और एरिया कितना होगा लूप का? साइड स्क्वायर के बराबर। साइड है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी हमको पता है ना, यूज करेंगे इसको आगे। तो दो रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला रीजन टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना, और दूसरा रीजन स्पेस के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। और अगर हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को मिल रहा है वो क्या हो रहा है? टाइम के साथ में कम हो रहा है। और कोई भी चीज अगर कम होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा? उसको इंक्रीज करके। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है ना, और ये घट रहा है, तो इसका अपोजिशन, घटने का अपोजिशन कैसे होगा? इसको बढ़ा के। तो लूप भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा ताकि वो इसके घटने का अपोजिशन करे। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए लूप में? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा तो सोचो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? आउटवर्ड। और वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से यहाँ पे है उसके घटने का अपोजिशन करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको देखना। अपोजिशन समझते हो ना, कोई चीज घट रही है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा? उसको बढ़ा के, है ना। हमेशा ये मत सोचना कि अपोजिशन का मतलब है कि उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये नहीं। अपोजिशन किसका करना है? उस रीजन का जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हमें उसका अपोजिशन करना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बातें हमको पता चल गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है। देखो आगे पढ़ो। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.5 मिली ओम। इसका रेजिस्टेंस हमें बता रखा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पता कर लेंगे तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ पता कर लेते हैं। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? E इक्वल टू माइनस, याद करो, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं हो, जैसे यहाँ पे एक सिंगल टर्न वाला लूप है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लोगे आप। अगर कॉइल की बात करता और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते तो हम n भी लिखते हैं यहाँ पे, एन डी फाई बाई डी टी, लेकिन n यहाँ पे 1 है इसलिए सीधा ही लिख देंगे डी फाई बाई डी टी। और ये माइनस का सिंबल आता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंज लॉ क्या होता है? हमेशा उस रीजन का अपोजिशन होता है। इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उस अपोजिशन को शो करने के लिए हम इस नेगेटिव सिंबल को यूज करते हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा एक काम करना। देखो ये माइनस का सिंबल तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताने के लिए, इसलिए इसको हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, इसको हमने हटा दिया। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। फाई मतलब क्या है? ये क्या है? ये तो मेन फॉर्मूला है। फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। फाई है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। थीटा 0 है इसलिए बी इंटू ए लिख देते हैं। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एरिया तो लूप का कांस्टेंट है, लूप का एरिया चेंज नहीं हो रहा, लूप का साइज फिक्स है, स्क्वायर लूप है। तो ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। तो ए डी बी बाई डी टी आ गया ये। ठीक है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हैं। देखो पहले रीजन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने E1 लिखा है इसको। दो रीजन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ में चेंज होना और मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस के साथ में चेंज होना, दोनों की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, डबल ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें।
तो पहला रीजन है टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, उसकी वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एरिया तो है 144 इंटू 10 की पावर -4 और dB बाई dt कितना है, दे रखा है ना क्वेश्चन में 10 की पावर -3। बताओ आंसर 144 इंटू 10 की पावर -1 सॉरी -7 है ना वोल्ट। ये अपने पास में E1 की वैल्यू आ गई। बोलो आया कि नहीं आया। E1 मतलब पहला रीजन जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूले में dB बाई dx भी लाना पड़ेगा। अब कैसे लाओगे इसको समझना ध्यान से, बढ़िया है। देखो कॉन्सेप्ट ये भी E2 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो यही रहना है अपना, मेन फॉर्मूला तो यही है a dB बाई dt। तो मैंने एक काम किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि dB बाई dx कैसे बनाया जाए, तो इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो dB बाई dx क्या बन गया, ये dB बाई dx चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो आपको दे रखा है, और ये जो dx बाई dt है ये क्या बन गया, dx बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसका एक और नाम होता है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि ये जो dx बाई dt है ये तो बन गया v यानी कि वेलोसिटी, लिख देते हैं इसको। और dB बाई dx आपको दिया हुआ ही है ना, तो काम बन गया अपना। a कितना 144 इंटू 10 की पावर -4, स्पीड कितनी बता रखी है 8 इंटू 10 की पावर -2, और dB बाई dx कितना है 10 की पावर -1। तो ये आ गया 144 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। ये आ गया E2। तो E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, और दोनों रीजन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों रीजन की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ईएमएफ को ऐड कर लो। टोटल ईएमएफ अगर हमें बताना है ना तो दोनों को हम ऐड करेंगे। कितना कितना ऐड करना है, 144 इंटू 10⁻⁻7 और 144 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7, इसको हमें ऐड करना है। और फिर क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट के लिए 4.5 मिली ओम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगले पेज पे लेके जाता हूं इसको, बाकी की कैलकुलेशन को। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 कितना है 144 इंटू 10⁻⁻7, E2 कितना है 144 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7 ठीक है। तो यहाँ पे 144 इंटू 10 की पावर -7 में कॉमन ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया, ये है ना। अब ये तो आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो 144 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। हमें इंड्यूस्ड करंट बताना है, इंड्यूस्ड करंट बताना है। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ है 144 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4.5 मिली ओम। मिली मतलब 10 की पावर -3। ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा था कॉइल का, मतलब लूप का। तो ये कितना आएगा, देखो 9 को 45 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2 बन जाएगा, 2 इंटू 144 यानी कि 288 इंटू 10 की पावर कितना -4 एम्पियर। ये लो जी अपना आंसर आ गया, है ना आसान एकदम। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके बतानी है, ठीक है। तो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी नोट करो इसको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऐसे रीजन है जिनकी वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो दोनों रीजन का पता लगाना है, फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेंगे तो दोनों का ईएमएफ ऐड कर दो। दोनों रीजन का जो ईएमएफ है, दोनों रीजन्स की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर रहे हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करते तो इनको माइनस कर लेते। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसकी जो दोनों प्लेट्स है उनकी पोलैरिटी बतानी है, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना, देखो यहाँ पे मैग्नेट के पास आने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा लूप में, जिससे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना।
तो आपको पोलैरिटी बतानी है कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। देखो लूप का कौन सा सिरा पीछे की तरफ है, तो ये डॉटेड वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से हमने ड्रॉ कर रखी है वो पीछे माना जाएगा और ये वाला सिरा आगे निकला हुआ मानेंगे। ये चीज क्लियर है एकदम। मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो जब नॉर्थ पोल पास आता है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके पास आने का अपोजिशन होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और इधर वाले फेस पे क्या डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। एक फेस लूप का क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगर इधर साउथ पोल बन रहा है तो मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे मुझे करंट इसमें दिखाई देगा। भाई ये वाला सिरा पीछे की तरफ है तो इसमें करंट नीचे जाना चाहिए और ये वाला सिरा आगे निकला हुआ है तो इसमें करंट ऊपर जाना चाहिए। इधर नॉर्थ पोल बना तो इधर क्या बना, साउथ पोल बना। तो करंट की डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई कि ऐसे जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है इस पे कैपेसिटर में, और फिर ऐसे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। अब कौन सी जो प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद करो जब कैपेसिटर को चार्ज करते हो, जैसे मान लो ये कोई कैपेसिटर है, इसको आपने किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज सोर्स सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा जिससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। तो आप देखो कि ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव वाला ये इस वाली प्लेट से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सही बात है क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब करंट कौन सी प्लेट से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव वाली से या नेगेटिव वाली से, कौन सी प्लेट से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट से या नेगेटिव प्लेट से एंटर कर रहा है। पॉजिटिव प्लेट से बाहर किससे जा रहा है, नेगेटिव प्लेट से। इन कैपेसिटर के लिए पूछ रहा हूं मैं, कौन सी प्लेट से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से। कौन सी प्लेट से बाहर जा रहा है, नेगेटिव से। तो ये कैपेसिटर का चार्जिंग करंट हो गया जो इसको चार्ज कर रहा है, चार्जिंग करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और चार्जिंग करंट की वजह से जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो जिस प्लेट से करंट एंटर करता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, जिससे करंट बाहर निकलता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इसमें देख के बताओ, ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो जिस प्लेट से एंटर करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिससे बाहर निकलेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ए वाली प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। पोलैरिटी बतानी है प्लस माइनस, तो ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से आपको देखना है। चला जाए आगे, लो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग्स 1 and 2 laying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily। जो करंट है वायर के अंदर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जा रहा है। अगर वायर में करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो आपको दोनों रिंग्स में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। केस क्या दे रखा है, ये एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन आपको दिखा रखी है, करंट जा रहा है इधर से इधर, और ये करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग स्टेडीली, मतलब लगातार या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों रिंग्स में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो पहले तो ये चेक करना है कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन इधर है तो जिस डायरेक्शन में वायर में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट करो, ऐसे पॉइंट करो। तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन में होता है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा तो फिंगर्स जा रही है नीचे इनवर्ड और ऊपर से घूम के आउटवर्ड आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवर्ड, इधर क्या होगा, आउटवर्ड। देखो इधर ड्रॉ करके बताता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन में थंब किया तो इधर तो इनवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर से आउटवर्ड। मतलब इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये इधर तो इनवर्ड जा रहा होगा ऐसे और इधर से आउटवर्ड आ रहा होगा, है ना। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये वाला जो सिरा है ना ये आगे निकला हुआ है, ये वाला सिरा आगे और ये पीछे है, मतलब, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसे इनवर्ड गया और इधर से आउटवर्ड आया, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो यहां पे अब देख के बताओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल चुकी है कि ऊपर वाली रिंग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आउटवर्ड, नीचे वाली रिंग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा
इनवर्ड, और ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर करंट बढ़ेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट की वजह से वो भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यहां पे भी बढ़ रहा है, करंट की वजह से ही तो है ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बोलो, इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है? उसको डिक्रीज करके। तो इस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन कैसे होगा? इसको डिक्रीज करके। तो डिक्रीज करने के लिए जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लूप को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करना है। तो नीचे वाली जो रिंग है वो तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसको इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो कि बढ़ रहा है, तो बढ़ने का अपोजिशन करने के लिए इसके अपोजिट यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो थंब को रखा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स आपको करंट की डायरेक्शन बता देंगी। लूप के लिए याद है ना, अगर फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन रखते हो तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, या रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता हो तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लो, तो फिंगर्स करंट की डायरेक्शन बता देंगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला लूप प्रोड्यूस करेगा। तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए थंब को अपोजिट डायरेक्शन रखा इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिंगर्स कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो लूप को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सिंपल लेंज लो लगा रहा हूं मैं, कुछ नई चीज नहीं है, सिंपल सा लेंज लो लगाया और उससे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता कर लो। सिर्फ आपको ये करना है कि उस रीजन को ढूंढना है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और उस रीजन का अपोजिशन करना है हमेशा, तो अपने आप ही इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशनल ईएमएफ, या इसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है? देखो ईएमएफ तो आप समझते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो समझते हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को जो किसी भी कॉइल या कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होता है, उसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो मोशनल वर्ड है ये इसलिए ऐड किया है हमने आगे, क्योंकि हम एक इसमें कंडक्टिंग रोड लेंगे और उस कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी, और उस कंडक्टिंग रोड के अंदर एक ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब क्योंकि वो कंडक्टर के मोशन की वजह से डेवलप होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन हमने दिखा रखी है। यहाँ पे डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, डॉट का मतलब क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक वायर को ऐसे रेक्टेंगल की शेप में फोल्ड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कंडक्टिंग रोड को रखा है। ये क्या है यहाँ पे? ये जो आपको दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये है कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड है ये। ठीक है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, है ना, L लेंथ की रोड है, और मान लो आप इसको इधर खींच के लेके जा रहे हो किसी वेलोसिटी v से, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं। PQ नाम की कोई रोड है जिसको हम ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो रोड है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होना चाहिए। जैसे रोड ऐसे रखे ना तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये होगा, तो इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम किया हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में। चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड मान लो, एक ही बात है, कैलकुलेशन सेम ही करनी है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब रोड मूव करेगी, ऐसे मूव कर रही होगी, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे हर जगह इमेजिन करो, जहां पे डॉट बना हुआ है यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करो जो बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और रोड जब ऐसे जा रही होगी तो वो उन लाइनों को काटते हुए जाएगी। इसका मतलब उस रोड के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे पता चलेगा? रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी, अगर रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी तो हमेशा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट नहीं पाएगी,
अगर मान लो यही रोड ऐसे मूव कर रही हो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड जा रही हो, तब तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई ना ये, तब तो नहीं काट पाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रोड, तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जानी चाहिए रोड, चाहे परपेंडिकुलर काटते हुए जाए या टेढ़े मेढ़े काटते हुए जाए, लेकिन काटते हुए जानी चाहिए। समझ गए बात? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो कि पहले रोड यहां पे थी, इस जीरो वाले पॉइंट पे थी रोड, पहले यहां पे थी, फिर हम इसको धीरे धीरे ऐसे एक कांस्टेंट रफ्तार से कांस्टेंट स्पीड से हम ऐसे लेके जा रहे हैं इधर। तो पहले रोड कहां थी? ओ पॉइंट पे। जैसे जैसे ये इधर जाएगी, ये जो रोड है इसकी ओ पॉइंट से जो दूरी होगी वो बढ़ती जाएगी। मान लो ये दूरी एक्स हो गई, यहां पे पहुंचते पहुंचते रोड ऐसे जा रही है ना, तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, इस लूप का जो एरिया होगा वो भी तो बढ़ता जाएगा, है ना। अगर रोड इधर मूव करेगी तो क्या इस लूप का एरिया बढ़ता जाएगा? हाँ जी बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स बढ़ेगा तो इस लूप का एरिया भी बढ़ेगा। इस लूप का एरिया क्या होगा वैसे? तो एरिया ऑफ द लूप, ये जो लूप बना ना, देखो ये एक लूप टाइप का बन गया, इसका एरिया होगा L इंटू एक्स। अभी इस इंस्टेंट पे L इंटू एक्स हो गया। जब आपने इसको देखा ना, तो ये x दूरी पे दिखी आपको इस पॉइंट से, तो इस लूप का एरिया कितना हो गया? L इंटू एक्स। अगर मैं बोलूं कि इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, बी ए क्या होगा? L इंटू एक्स, और कॉस थीटा कितना है यहाँ पे बताओ देख के, थीटा कितना है भाई? थीटा सिंपल सी बात है, ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। ठीक है भाई, इस लूप का एरिया वेक्टर किधर लोगे? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लूप का एरिया वेक्टर किधर लिया जाता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी तो आउटवर्ड है, डॉट का मतलब क्या? आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए थीटा 0 लिया है, सिंपल सी बात है भाई। तो फ्लक्स आ गया अपने पास में बी एल इंटू एक्स आ गया। हमें यह पता करना है कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे जैसे रोड इधर जाएगी तो एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा यानी कि फ्लक्स चेंज होगा तो लूप के अंदर एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर कोई भी कॉयल होती है तो उसके लिए एन डी फाई बाई डी टी फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर सिंपल कोई भी कंडक्टिंग रोड है, कोई भी कंडक्टर, तो उसके लिए E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी फॉर्मूला यूज करना है। माइनस का सिंबल क्यों आता है यहाँ पे? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो माइनस सिंबल कंसिडर करना जरूरी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो ना, तो आप माइनस सिंबल हटा भी सकते हो। तो मैं सीधा लिख देता हूं E, और फाई की वैल्यू लिख देता हूं बी एल एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो अब डिफ्रेंशिएट करना है मतलब इसको आपको। तो B यहाँ पे कांस्टेंट, L यहाँ पे कांस्टेंट, भाई लेंथ ऑफ द रोड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो बचा क्या? x बचा, dx बाई dt बन गया। और dx बाई dt तो आप जानते हो क्या होता है? dx बाई dt को ही तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? BLV। ये लो जी आंसर। यहाँ पे जो dx बाई dt है उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। और माइनस का सिंबल क्यों हटा दिया यहाँ से? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब 10, 20, 50 कितना वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हम पता कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की? मतलब रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे होगा। तो याद करो मैंने आपको एक लो बताया था, कौन सा लो? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को अगर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हो, फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो आउटवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटवर्ड कर लो। थंब को रखो कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में, कंडक्टर किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, इसका मतलब हाथ को घुमाना है, ऐसे मत कर लेना, हाथ को घुमा के सेट करना है। तो मिडिल फिंगर किधर है? डाउनवर्ड। इसका मतलब यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट की
डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड, फिर इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा सर्किट में करंट। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। और आपको पता है कि रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलेगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल, जिससे इंटर करेगा वो हमेशा लो पोटेंशियल। तो पी वाला सिरा लो पोटेंशियल पे होगा और क्यू वाला सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, अगर पूछे तो। आए कुछ बात समझ में? इस तरीके से देखना है। और अगर इस रोड का रेजिस्टेंस बता दिया जाए, मान लो इस रोड का रेजिस्टेंस है आर, तो बताओ इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा। बाकी के इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लो, सिर्फ इस रोड का रेजिस्टेंस है आर, तो लूप में जो करंट फ्लो, जो भी करंट फ्लो होगा ना, उसके लिए आपको क्या करना है, ओम्स लॉ यूज करना है, इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। यानी कि आंसर आ जाएगा BLV डिवाइडेड बाई आर। ये इंड्यूस्ड करंट आ गया। भाई इस सर्किट में कितना करंट इंड्यूस होगा, करंट पूछे तो सिंपल ओम्स लॉ लगाना है आपको हर जगह। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, उसको सॉल्व कर देना है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ये इंड्यूस्ड करंट आ गया, है ना आसान एकदम। ठीक है। एक इसका स्पेशल केस होता है, वो भी आपको याद रखना है खास तौर पे। कई बार ये बोलेगा, स्पेशल केस है, खास तौर पे ध्यान रखना। बोलेगा कि जो रोड है यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रही है। मान लो रोड का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, और रोड जा रही है इससे थीटा एंगल के ऊपर, ऐसे जा रही है v स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और रोड ऐसे टेढ़ी जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं जा रही। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और रोड उसके परपेंडिकुलर मूव नहीं करके टेढ़ी जा रही है ऐसे थीटा एंगल पे। समझ रहे हो बात? तो उस केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है BLV साइन थीटा आता है साथ में। जब रोड परपेंडिकुलर मूव करती है तो थीटा 90 हो जाता है, इसलिए साइन 91 आंसर आ गया BLV। लेकिन रोड जब टेढ़ी जा रही होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे जा रही होगी, तो फिर BLV साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है फिर। ठीक है, याद रखना है इसको। देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, बिल्कुल आसान है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड। हमारे पास में एक रोड है, ये भी मोशनल ईएमएफ का ही केस है। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमाएंगे इस बार, है ना। इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे घुमाया जाएगा, और जब ये रोड ऐसे घूम रही होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको पता करके बताना है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा रखा है वो किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, रोड को उसके परपेंडिकुलर ऐसे घुमाया जा रहा है। रोड का कुछ नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम है PQ। तो इसका P वाला सिरा तो फिक्स है और ये Q वाला सिरा ऐसे घूम रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो आपको ओमेगा दे रखी है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है। ओमेगा समझते हो क्या होता है ओमेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt। ठीक है, मतलब अगर dt टाइम में डी थीटा एंगल से रोड घूम रही है तो डी थीटा बाई dt को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अब मान लो कि सिचुएशन ये है कि रोड ऐसे घूम रही है, तो जब रोड घूमेगी तो ये कुछ एंगल भी कवर कर लेगी किसी टाइम में। तो मान लो t टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंच गई, रोड कहाँ पे पहुंच गई, इस पोजीशन पे आ गई। ये एंगल इसने कवर किया थीटा, आया समझ में? ठीक है, थीटा एंगल से घूम गई तो इसने कुछ एरिया भी कवर किया है। देखो ये वाला एरिया इसने कवर किया है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये जो एरिया इसने कवर किया ना, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको। इसने जो एरिया कवर किया है, ये वाला जो एरिया इसने कवर किया है, ये एरिया कितना होगा अगर आपको पूछा जाए तो इसको कैसे फाइंड किया जाए। अब देखो अगर रोड पूरा एक चक्कर घूम जाती तो कितना एरिया कवर होता एक चक्कर में, इन वन रोटेशन ऑफ द रोड। जो एरिया कवर होता वो होता पाई आर स्क्वायर। आर मतलब इसकी रेडियस, तो रोड की लेंथ अगर एल है तो वही इसकी रेडियस होगी सर्कल की, तो पाई एल स्क्वायर, इतना एरिया कवर होता। सिंपल सी बात है भाई। देखो रोड को ऐसे एक चक्कर घुमा दो, एक चक्कर घुमाने पे कितना एरिया कवर करेगी वो, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह एल दे रखा है बस, ये एरिया कवर करेगी।
ये तो एक चक्कर में घूमी, यानी कि अच्छा एक चक्कर में घूमने पे कितना एंगल कवर होता है, 180 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो मैं इसको रेडियन में लिख रहा हूं। अगर 2 पाई रेडियन एंगल से घूमेगी, 360 डिग्री से घूमेगी, तो एरिया कवर हुआ पाई एल स्क्वायर। अगर यूनिट एंगल से घूमे, 1 रेडियन से घूमे, तो एरिया कितना होगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, यानी कि एल स्क्वायर बाय 2। अब बताओ, ये तो थीटा एंगल से घूमी, तो थीटा एंगल से घूमने पे कितना एरिया कवर किया होगा इसने, तो ये वाला एरिया होगा पाई, पाई नहीं सॉरी, ये यूनिट एंगल से घूमने पे एरिया कवर होता है एल स्क्वायर बाई 2। तो थीटा एंगल से भी घूमने पे जो एरिया कवर होगा वो होगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। भाई सिंपल सी बात है, 1 रेडियन एंगल से घूमने पे एरिया कवर हुआ एल स्क्वायर बाई 2, तो थीटा रेडियन एंगल से घूमने पे कितना एरिया कवर होगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 रुपए में एक टॉफी आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो एक को। तो उसी तरीके से अगर यूनिट एंगल से घूमने पे इतना एरिया कवर हुआ तो थीटा एंगल से घूमने पे कितना एरिया कवर होगा, एल स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। हो गया काम, ये एरिया कवर किया इसने। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और इतने इतने पोर्शन का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो थीटा 0 हो गया। बी कितना है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है जो भी है, ये जो डॉट से बता रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है। ए कितना लेना है, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। कॉस 0 कितना, 1। आपको पता करना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, इसके रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी। जो माइनस का सिंबल आता है वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसमें माइनस सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, फाई की वैल्यू पुट करो। फाई की जगह लिखेंगे बी एल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा बी यहाँ पे कांस्टेंट, एल यहाँ पे कांस्टेंट, 2 यहाँ पे कांस्टेंट, तो बचा क्या, डी थीटा बाई डी टी बचा। और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आ गया। ये लो जी आंसर। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया, है ना आसान एकदम। तो कोई भी रोड अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रही हो ना, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और कौन से सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन से सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, पी और क्यू में से कैसे पता करोगे, तो लगा दो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड रखो, थंब को कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में, रोड अगर ऊपर की तरफ घूम रही है तो थंब को ऊपर की तरफ रख लो। तो मिडिल फिंगर जा रही है इधर, यानी कि पी से क्यू की तरफ जा रही है, तो पी से क्यू की डायरेक्शन में यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा होगा ऐसे। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर लिया आपने, है ना आसान एकदम। इस तरीके से देखना है। अब इसके 2 स्पेशल केस होते हैं। यहाँ तो एक सिंगल रोड घूम रही है, इसकी जगह अगर कोई साइकिल वाला टायर होता है जिसमें बहुत सारी रोड्स लगी हुई होती हैं तो क्या होता, या कोई डिस्क होती मेटल की डिस्क, अगर उसको घुमाते तो क्या होता। तो एक चीज बताओ, जब सिंगल रोड ऐसे घूम रही है तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और रोड किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, एक बैटरी की तरह। बैटरी की तरह क्यों, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो एक बैटरी टाइप ही बन गई है। और इस रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलेगा वो होगा प्लस, जिस सिरे से एंटर करता हुआ दिखेगा वो होगा माइनस, क्योंकि एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है। जैसे बैटरी के लिए नहीं होता क्या, जिस सिरे से करंट बाहर निकलता है उसको पॉजिटिव बोला जाता है, और जिससे एंटर करता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। तो उसकी तरह ये रोड बिहेव करने लग जाएगी। तो एक सिंपल सा काम करना है, देखो अगर आपको साइकिल वाला टायर दे रखा है तो उसमें एल लेंथ की ऐसे बहुत सारी रोड्स लगी हुई रहेंगी। हर एक रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अगर इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा एक रोड में। लेकिन ऐसे बहुत सारी रोड्स लगी हुई हैं इसमें, और सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल में है या सीरीज में है, देख के बताओ। जितनी भी रोड्स लगी हुई है वो सारी की सारी आपस में पैरेलल में है या सीरीज में। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, पैरेलल का मतलब जितनी भी चीजें पैरेलल होती है उनका एक सिरा एक पॉइंट पे होता है, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे होता है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है,
इन सारी रोड्स का एक सिरा कहाँ पे है, सेंटर पे, दूसरा सिरा कहाँ पे है, रिम पे। रिम कनेक्टेड है क्या आपस में, हाँ, इसका मतलब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात होती है, आप अगर इक्वल ईएमएफ के बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगा देते हो तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इक्विवेलेंट वोल्टेज है, वो एक सेल के बराबर ही आता है। तो आप जितनी भी रोड्स लगा दो इसमें, मन चाहे आप 50 रोड्स लगा दो, 100 रोड लगा दो, 1000 रोड लगा दो, हर एक रोड का जो ईएमएफ है अगर वो इतना है तो टोटल मिला के भी कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो यहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ही आएगा। यही आपका आंसर होगा। अगर मैं इन रोड्स को बिल्कुल पास पास लगा दूं, बहुत सारी रोड्स को लगा दूं, इनफाइनाइट रोड्स को लगा दूं बिल्कुल पास पास टच करते हुए, तो ये क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी ऐसी। एक रोड ये है, एक रोड इसके पास में और लगा दी, तीसरी लगा दी, चौथी लगा दी, पांचवी लगा दी, ऐसे इनफाइनाइट रोड्स लगा दो बिल्कुल टच करते हुए, तो वो डिस्क ही तो बन जाएगी। क्या नंबर ऑफ रोड्स को इंक्रीज करने से ईएमएफ बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता, सेम ही रहता है। इसका मतलब चाहे आप इनफाइनाइट रोड्स को लगा दो पैरेलल में, सेंटर और सरकमफेरेंस या रिम के बीच में, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था, या एक रोड में आपको मिल रहा था। बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 अपना आंसर होगा। मतलब कोई भी चीज घूम रही हो, चाहे वो रोड घूम रही हो, चाहे साइकिल वाला टायर घूम रहा हो, चाहे मेटल की डिस्क घूम रही हो, सबका आंसर सेम, सबका मालिक एक, कौन, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बोलो आया क्या समझ में, है ना आसान एकदम। तो कोई भी चीज घूमती हो, चाहे रोड घूमे, चाहे डिस्क घूमे, चाहे साइकिल वाला टायर घूमे, सबके लिए आंसर क्या आएगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिखा जा सकता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, याद है क्या, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा, है ना, इस तरीके से। तो ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो ना तो आप ओमेगा को 2 पाई एफ लिख देना, इसमें फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, क्लियर एकदम। कोई भी डाउट है तो बता दो, इसमें देख लो आराम से।